नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या की कम। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की जताई इच्छा। पीएम की अपील के बाद एक्शन में राज्यों के मुख्यमंत्री। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने काफिले में घटाई वाहनों की संख्या, लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील। तमिलनाडु में विजय की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। टीवीके के समर्थन में पड़े 144 वोट, विरोध में सिर्फ 22 वोट। डीएमके ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही किया वॉकआउट। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार। नई दिल्ली में कल से होगा भव्य आयोजन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी होंगे इसमें शामिल। और पश्चिम एशिया में संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल का माहौल। लगातार तीसरे दिन भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार भी प्रभावित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार अब ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर गंभीर कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री ने खुद भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री के हालिया गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की गई है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है, जिनमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% तक कटौती के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम तथा वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह पर केवल 8 वाहन ही शामिल होंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक ईंधन खपत से बचें। इधर दिल्ली सरकार ने भी सरकारी कामकाज में वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का निर्णय लिया है। तो चौतरफा कदम उठाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले से वाहनों की संख्या में कटौती कर दी है। अमित शाह ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या को पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दिया है। आज अमित शाह के काफिले सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ नजर आई। पीएम की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर अमल करते हुए यह फैसला लिया गया है। तो पश्चिम एशिया संकट के तहत ये कदम उठाए गए हैं और इसके लंबा खिंचने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चिंता बनी हुई है। मंगलवार को भी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई, तो वहीं शेयर बाजारों में गिरावट आई। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI दोनों ही 3% से अधिक बढ़ गए, जिससे तेल बाजारों में सुधार दिखा। इस बीच अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के ताजे आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल में CPI में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो मार्च के 3.3% से अधिक है। यह पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख शेयर सूचकांक मंगलवार को गिर गए, जबकि डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई। वॉल स्ट्रीट पर डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 56.09 अंक बढ़कर 49,760.56 पर पहुंचा, जबकि S&P 50,011.88 अंक गिरकर 7,400.96 पर और नैस्डैक कंपोजिट 0.71% गिरकर
26,088.20 पर बंद हुआ। सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 3% की गिरावट आई, जो मंगलवार को रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया था। अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीतिक खबरों की। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज विधानसभा में शपथ ले ली। सबसे पहले भवानीपुर से विधायक के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा भवन में प्रवेश करने से पहले शुभेंदु ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर उन्होंने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू, अग्निमित्रा पॉल और अशोक कीर्तनिया समेत अन्य विधायकों को स्पीकर तापस रॉय ने शपथ पाठ करवाया। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे तो विधानसभा परिसर में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। तो इस भव्य और गरिमामयी समारोह के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात रहे। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जमीनी स्तर पर असर भी दिखने लगा है। ट्रक चालकों और लॉरी मालिकों को अवैध वसूली से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी सरकार के शासन में हाईवे के बाहर भी ट्रक चालकों को कट मनी देनी पड़ती थी और कुछ इलाकों में तो 100 से लेकर 1000 रुपए तक की भी वसूली की जाती थी। कई बार आइनुल हक और मणिदीपा एंटरप्राइज जैसे नामों के तहत वसूली की जाती थी। ट्रक एसोसिएशन का दावा है कि यह अवैध वसूली तृणमूल नेताओं तक पहुंचती थी और इस वसूली को भाईपो टैक्स के नाम से जाना जाता था। विरोध करने पर ट्रक चालकों से मारपीट की जाती थी। राज्य में सत्ता पलटते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे के भीतर इस मामले में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने राज्य भर में अवैध टोल टैक्स और ड्रॉप गेट बंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें बिना सरकारी अनुमति के चल रहे सभी टोल गेट्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन को अवैध वसूली केंद्रों को चिन्हित कर हटाने और नए टोल केंद्रों पर निगरानी रखने के आदेश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिया कि वैध और अवैध सभी टोल केंद्रों की सूची 15 मई तक जमा की जाए। ये सरकार का आने का पहले ये लूट तरस चलता रहा था। ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक का साथ जिधर जाइएगा उधर टोल टैक्स। अभी जो सरकार आया, ये सरकार का आने का बाद कुछ जगह में टोल टैक्स बंद हुआ। भाजपा के जो सरकार आया है, हम लोग का आशा करना सारा पश्चिम बंगों का ट्रक मालिक का आशा है वो लोग शांति में रात में सोएगा। ये जो टॉर्चरिंग हुआ था, जो अत्याचारित तो हुआ था, जो ट्रक मालिक, जो ट्रक ड्राइवर लोग, यही प्रशासन से, ठीक है, इसका बंद होना चाहिए। परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, तो आशा है ये परिवर्तन और अच्छा होगा, सब शांति में रहेगा। स्थिति वही था कि सोनामुखी से जब लोड करके आते थे तो हर वैन 100 रुपये करके लेता था, हर पुलिस वैन। उसके बाद एक बर्दवान में एक कांटा पड़ता है, वहाँ पर 200 रुपया लगता था। बर्दवान से लोड करके आने में 800 रुपया एक रास्ता में टोल लगता था, एक रास्ता में 1000 लगता था। पुलिस वाला जो हम लोग बोले उसको ट्रैफिक बोलते हैं, उसका गुंडागर्दी था। कहीं भी मेन रोड से दाहिना या बायां घूरना है, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 100 रुपया चाहिए, ये पहले था। अभी सरकार जब से चेंज हुआ तब से बंद है। वो जो टोल था हर एक म्युनिसिपालिटीज में या फिर वो भी अभी बंद है। वो पहले लगता था, अभी नहीं लग रहा। वो क्या टोल था? वो दादागिरी वाला था, कुछ नहीं था, दादागिरी था। पहले तो अत्याचार बहुत था। जैसे मैंने पुलिस शासन तो मैंने खाली पैसा के लिए मैंने मांगता था, जहाँ भी खड़ा होता वहीं पैसा दो। अभी तो पैसा ही नहीं मांग रहा। बोला है कि दीदी का पैसा नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलने देगा भाई को। अभी तो हट गया सब, बहुत जगह हट गया। तो ड्राइवरों के चेहरे पर यह खुशी, और खुशी किस बात की? भाईपो टैक्स से मुक्ति की। आप जानते हैं भाईपो किसे कहा जाता है वहां पे। बहरहाल अगली खबर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। जिन मामलों में लापरवाही पाई गई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। साथ ही उस समय दर्ज शिकायतों और जनरल डायरी की भी फिर से जांच होगी। राज्य पुलिस ने सभी थानों में रखे हथियारों और गोला बारूद का सत्यापन 15 मई तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद 16 मई से अवैध हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के खिलाफ 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद रुख करते हैं तमिलनाडु का, जहां मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार को कांग्रेस, वीसीके और एसपी वेलुमणि एवं सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बागी गुट का भी समर्थन मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी दलों के विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मतों के विभाजन के बाद परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। मुख्य विपक्षी डीएमके ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया था। विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगी और पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को जारी रखेगी। उधर पुदुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ले ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। एन रंगासामी ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ एआईएनआरसी के मल्लाडी कृष्णा राव और भाजपा के ए नमशिवायम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 4 मई को आए पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। आगे बताएंगे असम की नई सरकार का हाल, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की पहचान और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के जरिए देश के विकास में योगदान देने की दिशा में सरकार लगातार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और सरकार अपने सभी चुनावी वादों को लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। Assam's identity and Assam's security will always be paramount importance for us. We will also work to develop Assam. I think this tenure, Assam will see development and more development. UCC is a part of our election manifesto. So every point, not only UCC, whatever we have mentioned in our election manifesto, we'll try 100% to implement each and every word we have mentioned. एक एक करके 4 राज्यों का हाल हमने आपको बता दिया। तो जहां एनडीए शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं केरलम में अभी तक भी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इसकी तस्वीर वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर दिखी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है
कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरलम के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अब बात बिहार की, जहां सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी। सम्राट चौधरी ने महंगाई भत्ता में वृद्धि करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीधे चलते हैं कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्ते। आज 4 बहुत बड़े फैसले लिए गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में। 4 में पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के पास 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, आज सब जानते हैं कि किस तरह की आज की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या फैसले लेने चाहिए, सारे हमें लेने हैं। उसी कड़ी में आज कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन, 824 लाख मेट्रिक टन एलएमटी। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14,000 से 2,26,000 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। खरीफ का प्रोक्योरमेंट भी डबल हुआ है, जहां 4679 ये नंबर ये टोटल है, पूरे पीरियड का टोटल है, एक साल का नहीं है, पूरे पीरियड का टोटल है, जहां करीब 4,600 लाख मिलियन टन होता था, उसकी जगह 8,700 लाख मिलियन टन है। ये सभी फसलों की एक एक करके जो आज एमएसपी अप्रूव हुआ है वो है, सब जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक जो इसमें निर्णय लिया गया है।
उसमें हर जगह कॉस्ट प्लस 50% या 50% से अधिक का निर्णय लिया गया है। एक एक करके मैं सारे पढ़ लूं या पैडी कॉमन 2441 रुपये पर क्विंटल, पैडी ग्रेड ए धान पैडी यानी 2461 रुपये पर क्विंटल, ज्वार श्रीयन में आता है हाइब्रिड 4023 रुपये पर क्विंटल, ज्वार मालदंडी 4073 रुपीज़ पर क्विंटल, बाजरा 2900 रुपये पर क्विंटल, रागी 5205 रुपये पर क्विंटल, मेज़ 2410 रुपीज़ पर क्विंटल, तूर 8450 रुपीज़ पर क्विंटल, मूंग की दाल 8780 रुपीज़ पर क्विंटल, उड़द 8200 रुपीज़ पर क्विंटल, कॉटन कपास मीडियम स्टेपल 8267 रुपये पर क्विंटल है बेल है, और कॉटन लॉन्ग स्टेपल 8667, ग्राउंडनट मूंगफली 7517 रुपीज़ पर क्विंटल, सनफ्लावर सीड 8343 8343, सोयाबीन येलो 5708 और सीसमम तिल 10,346 रुपीज़ पर क्विंटल, नाइजर सीड का हिंदी क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताओ भाई। 10,052 रुपीज़ पर क्विंटल। जब तक ये निकालते हैं तब तक सेकेंड बताओ भाई। थैंक यू। दिल्ली राम तेल ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कोल गैसिफिकेशन का। आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। कोल गैसिफिकेशन के लिए पहले ये पिक्चर देखना चाहिए हमें। कोल को हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉपर, उसको क्रश करने के बाद में उसकी थोड़ी सीविंग होती है, प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके इसकी एक फर्नेस होती है कोल गैसिफिकेशन की। इस कोल गैसिफिकेशन की फर्नेस में कोल को डालने से और बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 to 1500 डिग्री और 30 बार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जब कोल को हम फर्नेस के अंदर डालते हैं तो फिर वो कोयला जलता नहीं है, एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और बेसिकली कोयला माने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उसको गैस उसमें सीधी सिंथेसिस गैस बन के निकलती है, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होता है। CO और H2 का रेशियो जैसा हमारा आगे का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सिन गैस है, इस सिन गैस को नेचुरल गैस के कंपेरेबल यूज में लिया जा सकता है। नेचुरल गैस को जैसे हम PNG, LNG ऐसे बोलते हैं ना, वैसे इसमें सिन गैस को SNG भी बोलते हैं, सिंथेसिस नेचुरल गैस, ऐसा मतलब शॉर्ट फॉर्म समझो आप, SNG। और इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं
उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सकें और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइज़र वगैरह में, ताकि फर्टिलाइज़र के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। इस स्कीम का आज जो बेसिकली कोल में 2 तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहाँ से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन्स कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्ली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाएँ। 5,000 रुपीज़ का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज़ का कैप। जहाँ पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो अपनी देश की ही टेक्नोलॉजी से इसका प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। एलएनजी जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुलेंगे। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहाँ पे बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का, और विशेषकर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक बड़ा कोल गैसिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है, वो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से होगा। करीब 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और करीब 25 प्रोजेक्ट्स बनने, टोटल 25 प्रोजेक्ट्स इसमें बनेंगे। करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे और 6,300 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट से आएगा। यानी प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ लगा रहे हैं और 6,300 करोड़ हर साल रेवेन्यू आएगा। तो अपने आप में बहुत ही ये अच्छा, नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट है।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीज़ें, बड़ौदा यहाँ पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है। ये यहाँ पे भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीज़ें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। अहमदाबाद यहाँ पर है। अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ और एक बड़ा, जैसे ताइवान में शिंचू है, ताइवान में जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो है एक जगह शिंचू। तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। धोलेरा भविष्य में बहुत बड़ा एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बने, उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और इस एयरपोर्ट की एक खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो धोलेरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है, वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब बन रही है, और नीचे भावनगर के साथ कनेक्टिविटी। तो इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर, मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। ये प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स हैं। मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन होगा 3 जगह, साबरमती में, वस्त्रापुर में, और एक और जगह, 3 जगह इसका मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन है। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर साबरमती में, हाँ गांधीग्राम में भी है मेट्रो का इंटीग्रेशन, वस्त्रापुर, गांधीग्राम और साबरमती। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन साबरमती में है। फिर फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेशन है, मोरैया जगह है, और ये सानंद के साथ इंटीग्रेशन है, बीसलपुर, ये गांव का नाम है बीसलपुर। और लोथल के लिए स्पर लाइन है, और सीधा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर ये लाइन जाती है यहाँ से, और आगे भावनगर जाती है बावलियारी से। और एक और कनेक्टिविटी आएगी यहाँ से नीचे से, जो लिंबड़ी सौराष्ट्र सुरेंद्र नगर है, वहाँ से सीधी आनंद के पास पेटलाद एक जगह है, वहाँ के लिए। लोथल का ये मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, आपको भी अगर समय मिले तो जरूर जाएं, एक ऑर्गेनाइज कीजिए आप सबके विजिट। शिपिंग से कोई है इधर?
नहीं, शिपिंग वालों को बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है, अभी हाल ही में मैंने देख के आया था, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब वाकई देश में एक बड़ी भारत की विरासत को दिखाने का, भारत की विरासत को वापस प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 kmph की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, और जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, उनको 350 kmph की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे, से उनसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा, साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहाँ से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुँच सकेंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी खूब मेगा ब्रिजेस भी आ रहे हैं और वायाडक्ट्स और स्टेशंस, कनेक्टिविटी सब जगह। अच्छी बात ये हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, which is equivalent to planting about 10 lakh trees. आज का नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना। इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफ़ी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशंस हैं जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीज़ें। तो दोस्तों जिस तरह से एनडीए 3.0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक के बाद एक देश की बुनियादी नींव को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले लिए गए हैं, रेलवे के 2,60,000 करोड़ के करीब, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स, 1 मेजर पोर्ट, 1 शिप रिपेयर फैसिलिटी, 2 नए रोपवेज, फिर करीब 8 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और 3 करोड़ पीएम आवास योजना के घर और जल जीवन मिशन। कुल मिला के आज एक नया इसमें डायमेंशन ऐड हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का, कोल गैसिफिकेशन। तो कुल मिला के देश की इस मजबूत नींव को और मजबूत बनाने के लिए और विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब मैं आपके प्रश्न लेता हूँ। As per protocol, we will take questions from the first row, then second row, then third row. So starting from this, पूनम जी। मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। खरीफ का एमएसपी आया है
हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार से कितना अंतर है और जो 50% बोला गया है कि लाभांश को जोड़कर है, तो वो किस ब्रेकअप से है, कृपया ये बताने क्या कष्ट करें। फर्स्ट रो श्रीमी, यस। Hi sir, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have two questions. Quick clarity that when are you expecting meaningful revenue generation from the coal gasification project? Is there any timeline to it? And the second question is with respect to that, would Coal India play a central role in this scheme, whether independently or could be in the form of JV with private companies? नेक्स्ट दीपक। सर मैं दीपक सर, टाइम्स ऑफ इंडिया से। सर जो एमएसपी पे एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ। रिसेंटली देयर हैव बीन लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑन दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज। वहाँ पे आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पीपल हैव सेड दैट इफ द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल गो अप, the input cost may go up. So I'm asking, if that happens, will the MSP be reviewed, because that will be also an increased input cost. फ्रंट रो आप। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर सीबीजी से कितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है गैस की वो मीट हो पाएगी, और सेकेंडली सर इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और सर एमएसपी में जो पल्सेस और ऑयलसीड है उसमें तकरीबन 3 से 8% की बढ़ोतरी है सर, तो इसका इन्फ्लेशन पे कितना असर आप देख रहे हैं? लक्ष्मण नेक्स्ट। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल है कि हम लोग 2023 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखे हैं, और जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज है वो पिछले 3 साल में परसेंटेज टर्म में देखिए तो थोड़ा बहुत कम होता हुआ गया है। तो इस कोल गैसिफिकेशन के लिए जरूरी कोल का उत्पादन करने में क्या कोल इंडिया सक्षम है, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे? और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 दिन पहले अपील की थी, क्या उस अपील पर कैसे अमल करना है, इस पर कोई कैबिनेट में चर्चा हुई क्या? Next. Sir, Prakash Pridashi from ET Now. So the government is already running a coal gasification scheme with financial support of rupees 8,500 crore. So the scheme which has been announced today is the extension of the previous scheme or a brand new scheme? Second row left front. हेलो, आप बताइए। सर मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। कोल गैसिफिकेशन की जो स्कीम आप लेकर आए हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो हमको एलपीजी का मिलेगा और साथ ही फर्टिलाइज़र के लिए मिलेगा, तो कब से जो प्रोडक्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा मार्केट को? इसका कोई टाइमलाइन और इस पे कितना गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट खर्च कर रही है? दूसरा, एमएसपी अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जो आने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने की आशंका है, क्या उसको भी साथ में कंसिडर करके इसे अनाउंस किया गया है, या आगे इसकी संभावना बनी रहेगी? नेक्स्ट। सर सिद्धार्थ हूँ मैं। सर ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो बात की जा रही है सर, इसमें झरिया कोल फील्ड की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में जगह जगह आग लगी हुई है। क्या उसके लिए भी कहीं कोई इसमें कोई योजना है कि उस कोयले को भी हम इस्तेमाल कर सकें? दूसरा सवाल है हमारा सरखेज धुलेरा वाले प्रोजेक्ट के लिए। सेमी हाई स्पीड ट्रैक है, तो इसमें किस तरीके की ट्रेन चलेगी? क्या मौजूदा वंदे भारत या इससे अपग्रेडेड वर्जन चलाया जाएगा, या कुछ डिफरेंट आप लोग करने जा रहे हैं? नेक्स्ट। सर मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर ये जो प्रोजेक्ट है कोल गैसिफिकेशन का, हालांकि इसको 2030 तक 100 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है, क्या ये 100 मिलियन टन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है BHEL, गेल, कोल इंडिया और महानदी कोल फील्ड, इन्हीं से भी इंक्लूडेड है इसमें ये 100 मिलियन टन का? और उसके साथ वो पायलट प्रोजेक्ट में 8,600 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से VGF के तौर पर दिया गया था, उसको एक्सटेंड करते हुए 37,500 करोड़ दिया गया है, उसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें ये मनी भी इन्वेस्ट होगा क्या सर? सर मैं सचिन बुधोलिया हूँ। मेरा सवाल है ये कोल गैसिफिकेशन के प्लांट को लेकर, क्या उसमें हम लोगों ने प्लांट कहाँ लगेंगे, या उसके बारे में कोई योजना बनाई है, या उसको चिन्हित किया गया है, और कब से प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा इसका? शिशिर, वेलकम। Sir, Shishir from Hindu Business Line. I have two questions. One is about can you give the details of the 4 plants which are under manufacturing? And the second thing is that the annual revenue realization of rupees 6,300 crore, will it be shared with the states also? Fourth row, anybody? No. Fifth, sixth. बैक साइड से आप इनसे पहले मैडम से आप इनको दीजिए।
सर मेरा कृष्ण मोहन शर्मा, एक फॉलोअप सवाल है कोल गैसिफिकेशन से कि 2040 तक अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो हमारी एलएनजी और पीएनजी की कॉस्ट में कितना रिडक्शन आएगा सर? ठीक, दीजिए, इनको दीजिए, मैडम को दीजिए। Hi sir, this is Shilpa from the Economic Times. My question is on coal gasification. So how much of LNG and other petrochemicals, is there an internal analysis of how much it will be substituted? And a second follow-up question on the private companies' participation. Are we open to the idea of getting private companies into this? आपके पीछे, yes please. Hello sir, Rituraj here from Mint. So following up what my colleagues have asked, is this an extension of the existing scheme? And if not, would the incentives given under the previous scheme be increased? And also, given that the current projects which are undergoing, they have not been as successful as anticipated, is there a timeline for these projects to be completed that's being stipulated? Yes, आपके पीछे, ऋषभ. Sir, Rishabh with NDTV Profit. Import, what is the government envisaged in terms of cutting the import bill via the coal gasification scheme? बस, I think anybody else? पीछे साहिब. सर ये सिंथेटिक कोल गैस की रसोई टंकी कितने की पड़ेगी, उसमें कोई सब्सिडी भी होगी क्या सर? ठीक, one more question here, this side. सर जो गैस कोयले की योजना में जो गैस निकली, मैं संजीव राठी हूँ यूनिवार्ता से, जो कोल गैसिफिकेशन योजना में जो हमें गैस मिलेगी वो अभी एलपीजी जो हमें मिल रही है उसकी तुलना में सस्ती होगी या क्या अनुपात क्या होगा उसका? ठीक, थैंक यू. आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आए कोल गैसिफिकेशन पे, एंटिसिपेटेड भी था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है प्रोजेक्ट देश के लिए. पहले मैं खरीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ, तब तक पास होने के लिए जो पर्ची चाहिए आती रहेंगी. सारे आंसर्स बना लो भाई. हाँ, खरीफ में बेसिकली आपके क्वेश्चंस में 3 ग्रुप हैं क्वेश्चंस के. पहला कि जो कॉस्ट है उससे 50% ज़्यादा है, इसका आपने कैसे एस्टिमेट किया? बहुत क्लियरली एक प्रोसेस बना हुआ है, CCAP है, वो CACP है. CACP कॉस्ट को प्रॉपर्ली एस्टिमेट करती है और उसमें कई फैक्टर्स को देखा जाता है. जो अभी आप में से इधर के क्वेश्चंस भी थे कि क्या आने वाले समय में कॉस्ट बढ़ने की जो संभावना अगर कुछ होती है तो क्या उसको भी इसमें फैक्टर इन किया गया है? इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी फैक्टर इन किया गया. हाँ, इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके CACP एक कॉस्ट का एस्टिमेट निकालती है और देश में अलग अलग जगह उसका अलग पैरामीटर होता है, तो स्वाभाविक है कि उनका भी एक नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड बना हुआ है. बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग इसको करते हैं काम को. उसके आधार पे करीब करीब हर एक का, चाहे पैडी हो, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कहीं पर तो मूंग है तो 61% अधिक है, उड़द है तो 51% अधिक है, मेज है तो 56% अधिक है कॉस्ट से. तो हर एक क्रॉप का 50 या 50 से अधिक परसेंटेज है और इंक्रीज भी सब्सटेंशियल हुआ है. कहीं 72 रुपये, कहीं 324 रुपये, कहीं 319 रुपये, कहीं पे 450 रुपये है तो कहीं पे 622 रुपये भी अधिक हुआ है. इस बार इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और उसका बेनिफिट किसानों को 2,60,484 करोड़ रुपए के हिसाब से मिलेगा. ये MSP एक बार तय होती है पूरे सीजन के लिए. 4 महीने का सीजन होता है, ये 4 से 4.5 5 महीने का. इस 5 महीने के सीजन के लिए एक बार तय होती है, तो वो तय हो गई है अभी और टाइमली तय हुई है. किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा. ये सारे क्वेश्चन इसके. अब सेकंड में आता हूँ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें केवल एक ही प्रश्न था. इसमें ट्रेन नहीं बनेगी, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था.
वंदे भारत 180 की MPH की है अब, और नमो भारत 160-180 के MPH की है। तो अब ये बनेगी 220 के MPH की, ये 220 के MPH की बनेगी। बुलेट हम लोग 280 के MPH 350 के MPH के बना रहे हैं और ये बनेगी 220 के MPH की। यानी सरफेस पे चलने के लिए दो तरह की गाड़ियां हो जाएगी, 180 और 220, 180 और 220। जहाँ पर भी सेपरेट हो जाएगा ग्रेड, यानी कि जहाँ पर भी हम ट्रैक को रेज कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर कोई कैटल नहीं आए, कोई ह्यूमन बींग्स ना आ पाए, तो ऐसी जगह में 220 की स्पीड से चलाएंगे, बाकी में कम पे चलाते हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरा ही एलिवेटेड है, कंप्लीटली ग्रेड सेपरेटेड प्रोजेक्ट है। अब मैं आता हूँ कोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन था रेवेन्यू कब आने लगेगा और रेवेन्यू कितना आएगा। तो मैंने रेवेन्यू का एस्टिमेट आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। रेवेन्यू का एस्टिमेट है करीब 6,300 करोड़ पर एनम। ये आने लगेगा करीब करीब साल भर में रेवेन्यू आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू हो गया है। और इससे रिलेटेड आपने कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि ये पुरानी स्कीम का एक्सटेंशन है या पुरानी स्कीम को ही एक्सपैंड किया गया है। ये कंप्लीटली नई स्कीम बनी है और पुरानी स्कीम से जो लर्निंग्स आई और आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए एकदम मैसिव एक्सपेंशन हो सके, काफ़ी तेज़ी से कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन हो सके, इस थॉट प्रोसेस के साथ इसको स्कीम को बनाया गया है। अपने आप में वायबल स्कीम है, क्योंकि 6,300 करोड़ पर एनम रेवेन्यू और करीब 35,000 करोड़ रुपीस का इसका आउटले अपने आप में ही ये स्कीम अपने आप में ही देश को इकोनॉमिकली बेनिफिट देने लगेगी। कोल इंडिया की प्रोडक्शन की बात की, कोल इंडिया प्रोडक्शन करने में सक्षम है। आज डिमांड और सप्लाई करीब करीब मैच हो रही है। अगर डिमांड और बढ़ती है कोल इंडिया के लिए इस कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से, तो स्वाभाविक है कि वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, 100 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन न्यू और एग्जिस्टिंग, जहाँ जरूरत पड़ेगी उतना कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेगा। और अब तो ट्रांसपोर्टेशन भी सारा स्ट्रीमलाइन हो गया है। पहले बार हर साल न्यूज़ चलती थी कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। अब तो वो समस्या ही खत्म हो गई है। आज मेरे ख्याल से 54 मिलियन टन कोल पावर प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड है, 54 मिलियन टन, जो कि इस समय में करीब करीब मतलब ड्विंडल होते होते 20-22 मिलियन टन रह जाता था और समस्या होती थी। अब वो समस्याएं खत्म हो चुकी है। मोदी जी की सरकार ने ये सारे चेंजेस जो किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उन रिफॉर्म्स के कारण आज वो प्रॉब्लम भी समाप्त हो चुकी है। नए प्लांट लगेंगे या एक्सपेंशन लगेगा, तो प्लांट को कौन लगाएंगे, कोल इंडिया लगाएगा या कोई भी लगा सकता है। पूरी इंडस्ट्री के लिए ओपन है ये प्लांट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर से हो, कोई भी इन प्लांट्स को लगा सकता है। कोल इंडिया भी लगा सकता है, BHEL भी लगा सकता है, जॉइंट वेंचर्स भी लगा सकते हैं। इंडस्ट्री के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग भी इसमें प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। कब मिलने लगेगा गैस इसमें से? गैसिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसमें काफ़ी होमवर्क हुआ है। होमवर्क होने के कारण जो प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, उसका कमिश्निंग लाइकली टू बी कब तक हो जाएगा? 4 to 5 months, years, 4 to 5 years के अंदर अंदर प्रोडक्शन पूरे के पूरे 25 प्लांट कंप्लीट, ऑल 25 प्लांट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 to 5 years। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी फुल्ली कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि लैंड के मैटर्स हैं, परमिशंस के मैटर्स हैं, वो सारे के सारे राज्य सरकारें देती हैं, तो वो भी कंप्लीट हुआ। नेचुरली LNG PNG का इंपोर्ट कम होगा, स्वाभाविक है, और इसमें कितना कम होगा ये आपको प्रॉपर एक एस्टिमेट करके डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि जैसे जैसे प्लांट्स नए कोल गैसिफिकेशन के लगेंगे, उनका प्रोडक्शन आने लगेगा, तो
एक तरीके से अपने लिए, देश के लिए बेनिफिट होगा। जैसे सेमीकंडक्टर था, तो सेमीकंडक्टर में भले ही शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन एक मिशन मोड में काम किया तो आज 2 प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। वैसा ही कोल गैसिफिकेशन में भी मिशन मोड में काम करेंगे। प्लांट्स कहाँ लगेंगे इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इंडस्ट्री अपने आप डिसाइड करे, उसमें सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी चाहिएगी वो दी जाएगी। झरिया का कोल भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। झरिया की जो समस्या है वो समस्या एक यूनिक है, इसका कोल गैसिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है, कोयला कोई भी यूज़ किया जा सकता है। चारों प्लांट का डिटेल एक आप अपने प्रेस नोट जब दें कोल मिनिस्ट्री से तब आप दे दीजिएगा उसमें। ये सारे कंप्लीट हुए। हाँ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए। ये कोयले से आज ये कैबिनेट से संबंध रखा, कॉस्ट का क्या था क्वेश्चन, वो डिटेलिंग कैबिनेट में तो कहाँ पाएगी, तो आपको डिपार्टमेंट आपको जो पूरा प्रेस नोट वगैरह में आ जाएगा। थैंक यू। ये सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर 4 बड़े फैसले आज लिए गए हैं। चारों बड़े फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। और पहला फैसला, किसानों को खरीफ के लिए जो एमएसपी पर 2,60,000 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी निर्धारित की गई है। दूसरा फैसला, कोल गैसिफिकेशन का फैसला, 37,500 करोड़ रुपए का फिलहाल ये योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष रूप से देश में गैस की सप्लाई को बनाए रखने के लिए। तीसरा फैसला, अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल रेलवे लाइन बनाने का। और चौथा, नागपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का फैसला। तो ये प्रसारण आप देख रहे थे। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री के फैसले का जो असर है वो दूसरी जगहों पर तो दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री के काफिले में ये देखिए तस्वीरें, 2 गाड़ियों में सिर्फ प्रधानमंत्री आज यात्रा कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 गाड़ियां, पहले इसमें कितनी गाड़ियां हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ये लागू किया है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सिर्फ 2 गाड़ियों में प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने जो अपील की है लोगों से कि ईंधन की खपत को कम करें, मितव्ययिता बरतें, विशेष रूप से जो पश्चिम एशिया का संकट है उसके मद्देनजर, क्योंकि ईंधन, तेल और गैस की आपूर्ति पर असर तो किसी न किसी रूप में पड़ ही रहा है। हालांकि आपकी जेब पर अभी तक उसका कोई असर नहीं होने दिया गया है, लेकिन आपूर्ति पर असर तो है। उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में लोगों से अपील की है कि आप अपने ईंधन की खपत में कमी कीजिए, ताकि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसमें तेजी से गिरावट ना आए। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब जो अमेरिकी डॉलर है उससे, चाहे तेल हो, ईंधन हो, इसका आयात किया जाता है। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये तस्वीरें बता रही हैं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, एक तो सिर्फ इसमें 2 गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। अरुण, कहां से कहां तक की ये यात्रा है और पहले कितनी गाड़ियां हुआ करती थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अपने विजिट पर होते हैं या फिर कहीं भी ऑफिशियल विजिट पर होते हैं या फिर अपने ऑफिस से सेवा तीर्थ भी अगर जाते हैं तो उनका एक बड़ा कॉन्वॉय निकला करता था जिसमें लगभग दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी। ये हम सब जानते हैं, कई विजुअल्स भी हमने देखे हैं जिसमें कि कई ऑफिशियल्स होते हैं और जो अन्य जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के डेलीगेशन का पार्ट रहते हैं वो उसमें रहते थे। लेकिन इस बार आप शॉर्ट्स और विजुअल्स में इस समय पर देखेंगे कि सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ में प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर मोदी का ये मूवमेंट रहा है। वो अपने जो ऑफिस है सेवा तीर्थ की तरफ भी जब जाते हैं तो वो इस तरह के जो छोटे कॉन्वॉय के साथ में इस सफर निकले हैं। एक लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल्स के साथ में लीड करता है, और शायद ये विजुअल्स वही बयां कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल के साथ लीड किया जा सके। ये मैसेज कोई कट डाउन का नहीं है लालचंद, ये मैसेज इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। ये एक बड़ा मैसेज ये है कि कैसे हमें वाइजली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक तरह का वो मैसेज है। आज आप देखेंगे जो तमाम जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स हो, या गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, ये तमाम स्टेट्स बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं और इन्होंने भी अपनी जो फ्लीट साइज है उसको कम किया है। इन्होंने कई सारे मेजर्स को लिया है। मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे वाइजली उसका इस्तेमाल किया जा सके। एक जो ये बात है कि इसमें कोई कट डाउन की बात नहीं है कि कोई कट डाउन किया जा रहा है, लेकिन हाँ इस बात को फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फ्यूल खास तौर पर, उसको हम लोग जुडिशियसली या फिर जो वाइजली उसको इस्तेमाल किया सके, इस बात पर साफ तौर पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और केवल कॉन्वॉय के अंदर अब इस समय पर केवल 2 गाड़ियों के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आप देख सकते हैं अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए वो अपने ऑफिस में जा रहे हैं। तो इस बात को बयां करता है कि नो डाउट वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, बहुत मैसिव है। आप दूसरे देशों में देखेंगे तो कई सारा मैसिव इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत इस समय पर इंश्योर कर रहा है इस बात को कि जो आम जनता है उसके ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे वाइजली इस्तेमाल किया जा सके। किसान एक तरह से प्राइमरी फोकस पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। आप जानते हैं कि इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फर्टिलाइजर होता है वो 3000 रुपए का एक तरह से आप मान सकते हैं जो बोरी पर मिलता है, लेकिन भारत उसको केवल 300 रुपए के अंदर उसको मुहैया करा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 7 अपील करी है जनता के साथ में, उस अपील का मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे वाइजली उसका इस्तेमाल कर सके और जितनी जरूरत है उतना उसका इस्तेमाल करें, उसकी कोई बर्बादी ना हो। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कार पूलिंग का एक तरह से सुझाव दिया और अपील करी है लोगों से, लोग कार पूलिंग कर करके अपने ऑफिस में जाएं या फिर वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे पॉसिबल हो वो करें, या फिर साथ साथ मेट्रो ट्रैवल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैसिवली इस्तेमाल करें अगर अर्बन सिटीज के अंदर रह रहे हैं। एंड अगर ईवी व्हीकल्स हैं तो उसका इस्तेमाल करें। हम देखें कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आई हैं जो कि ईवी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं अपने, और ज्यादातर स्टेट के अंदर एमएलएज को भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, उनको एडवाइस किया गया है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि या तो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर जाहिर सी बात है कि जो अननेसेसरी ट्रैवल है वो ना हो, और जो जिस कैवलकेड में ट्रैवल करते हैं उस फ्लीट साइज को कट करने के लिए हम देख रहे हैं मैसिवली ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर भी इस तरह के कदम उठा रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि रिसोर्सेज को कैसे हम किफायती के साथ में उसका इस्तेमाल कर सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और तस्वीरों में 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं अरुण। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी प्रोटोकॉल भी होता है, तो एसपीजी प्रोटोकॉल को इन 2 गाड़ियों के जरिए कैसे मेंटेन किया जा रहा है? देखिए, जहां तक एसपीजी प्रोटोकॉल की बात करती है तो एसपीजी इस बात को इंश्योर करती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उनकी जो सिक्योरिटी उनके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है। अगर एसपीजी केवल अकेले ही सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस भी जगह पर जाते हैं, किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हैं, वहां पर जो स्टेट पुलिस होती है उनके साथ में इन कोऑर्डिनेशन उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। इस समय पर भी आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली पुलिस आप पाएंगे कि वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से रहेगी और उसके साथ में एसपीजी का कोऑर्डिनेशन रहता है। इसी के साथ में इस चीज को इंश्योर किया जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज्यादातर जो कि कैवलकेड्स के अंदर, कारकेड्स के अंदर जो ट्रैवल करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के डेलीगेशन का पार्ट रहते हैं, वो इन एडवांस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो अब इस समय पर एक तरह से पाएंगे कि ऑफिस में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो प्राइम जो सिक्योरिटी कवर जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो इस बात को समझ के रखिए कोई भी प्रधानमंत्री हो कि उनकी सिक्योरिटी का जो एक तरह से जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसपीजी की, कि उनको प्राइमरी प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना किसी भी तरह का अनटवर्ड इंसिडेंट होता है। लेकिन हाँ, जो बाकी की जो सिक्योरिटी की जो अदर लेयर्स होती हैं उसके लिए जो दिल्ली पुलिस होती है या फिर जो स्टेट पुलिस होती है वो वहां पर रहती है, जो उनका जो रूट होता है वहां पर रहती है। इससे सिक्योरिटी में कोई एक तरह से आप ये नहीं समझिए कि इस जो कट डाउन की वजह से सिक्योरिटी पर कोई इम्पैक्ट आता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ होता है
कि जो फ्यूल कंजम्पशन है उसका हम एक तरह से उसका कम से कम इस्तेमाल करें, उसको वाइजली इस्तेमाल करें। और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो ट्रैवल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में उनके कार किट के अंदर, वो वाया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या वाया ईवी कार या फिर वाया जो अदर मोड्स या कार पुलिंग के माध्यम से वो ऑफिस वगैरह में पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी कि हमें फ्यूल को बचाना है, इसका एक तरह से इस्तेमाल करना है और किफायती के साथ में इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा है, लेकिन भारत एक तरह से इंश्योर कर रहा है कि इसका क्राइसिस आम जनता पर ना जाए और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका बहुत सावधानी के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वक्त जो है, जो ग्लोबल क्राइसिस का आप कह सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का है, वो भी निकल जाएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस तरह से एग्जाम्पल दे रही है। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है लालचंद जी। अरुण, अब पिछले कुछ दिनों की अगर बात देखें, पिछले 3-4 दिनों की, प्रधानमंत्री ने जब से ये अपील की एक बहस सी छिड़ गई और बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने बड़ी आलोचना की, उनकी अपील की। लेकिन जिस तरह से एक तो स्वयं प्रधानमंत्री का ये काफिला और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के बारे में भी खबर आई है, अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। अब ये बिल्कुल ये जिसे कहते हैं, इसका एक संदेश जरूर जाएगा कि ये कितना जरूरी है और सबसे पहले इस पर अमल खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और बहुत सारी सरकारों ने करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये देखिए पॉलिटिकल डिबेट्स चलेंगी। ऑपोजिशन उसको उनका काम है कि वो किसी भी फैसला होगा उसको केवल अपोज करने के वजह से अपोज कर रहे हैं, इससे वो ऑपोजिशन उसका करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है, आप इसको इस तरह से समझिए, आज दुनिया भर के अंदर कुछ देशों के मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आप यूएस की बात कर लीजिए, वहां पर मैसिवली जो फ्यूल प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, उनको बढ़ाया गया है। अन्य डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप पाएंगे कि फ्यूल प्राइसेस को वहां मैसिवली बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि भारत इस समय पर कोशिश कर रहा है कि जो किसान है, जो आम जनता है, उनके ऊपर किसी भी तरह का जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहा है उसका इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। भारत कट डाउन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ लालचंद जी, कि भारत जो कट डाउन कर रहा है, ये मेजर्स ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास पैसा नहीं है, रिजर्व की कमी है हमारे पास में। इसका मतलब ये है कि इस समय पर सप्लाई चेन डिसरप्ट है, जहाज खड़े हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो पास नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हो पा रहे हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे सप्लाई चेन काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट हो रखी है। इस वजह से ऑयल का सप्लाई चेन का जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है इस समय पर। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही मैसिव और बहुत ही रोबस्ट है। आप इसको पाएंगे, भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है बहुत मैसिव है, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि भारत अपने रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल कर रहा है, किफायत के साथ में इस्तेमाल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। ये उदाहरण अभी इस काफिले में 2 गाड़ियों के जरिए बखूबी दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पर फैसला करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।